हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड क्या है हमारा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और आज चैप्टर थर्ड का लेक्चर नंबर 1 है। तो देखो चैप्टर के नाम क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आप ये जो हेडिंग सुन रहे हैं, जो हेडिंग देख रहे हैं, उसका मतलब समझना है हमें और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका योगदान रहा है एटम मॉलिक्यूल्स को ढूंढने में, उन्हें बनाने में, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्लियर? तो क्या है चैप्टर? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखो एटम जो होता है वो सिंगल एंटिटी है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन एटम, एक सिंगल एंटिटी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कहीं पे Cl2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है, तो जनरली हम क्या बोलेंगे? ये क्लोरीन का एलिमेंट है। लेकिन अगर आपसे एटम पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे कि इस Cl2 में 2 क्लोरीन के एटम हैं। लेकिन अगर एलिमेंट पूछा जाएगा तब क्या बोलोगे? क्लोरीन का एलिमेंट है, ये क्लोरीन एलिमेंट है, ऐसे ही बोलोगे। एटम क्या होता है? सिंगल एंटिटी को बताता है, यानी कि यहाँ पे कितने क्लोरीन हैं? 2 क्लोरीन के एटम हैं। तो इसमें आप बताओगे 2 एटम ऑफ क्लोरीन। ऐसे ही कहीं एक कंपाउंड अगर आपको मिल जाए H2SO4 और इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, सल्फर के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाएंगे। सल्फर का 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 एटम है ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से सिंगल एंटिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसको बोलते हैं एटम। क्लियर? अब जब ये एटम आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, अभी ये नहीं देख रहे कि किस तरीके से कंबाइन होंगे, क्योंकि जब वो कंबाइन होंगे तो उसमें भी एक फोर्स लगता है। ओके, पर अब हमें क्या देखना है कि किस तरीके से ये जो एटम है एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्मेशन बनेगा। जब 2 एटम सेम हो या फिर अलग भी हो सकते हैं, जरूर नहीं कि हर बार सेम ही एटम कंबाइन हो। जब सेम या फिर अलग एटम एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H ले लिया और एक दूसरा H ले लिया तो ये बन गया H2 मॉलिक्यूल। क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ दूसरा क्लोरीन आके अटैच हो गया तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ये तो सेम थे। अगर हम डिफरेंट की बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस में कैसे आ जाएगा? एक हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है H2O और H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि H2O मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। ठीक है, H2O क्या हो जाएगा? यहाँ पे मॉलिक्यूल है और H2O को हम कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं H2O को कंपाउंड? क्योंकि यहाँ पे जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं और यही कंपाउंड की खासियत है कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करता है एलिमेंट्स को। क्लियर है इतना? तो यहाँ से हमने ये जाना कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। अब सबसे पहले हमें एटम के बारे में कहाँ से पता चला? किसने बताया हमें एटम के बारे में? देखो उनके बारे में बुक में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है क्योंकि उन्होंने जो भी थ्योरी दी थी वो पब्लिश नहीं हुई थी। ठीक है, किनका नाम आता है? जिन्होंने अपनी थियरी को पब्लिश कराया होता है। जैसे आप लोगों ने डाल्टन का नाम सुना होगा, आप लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, क्योंकि उन्होंने जो भी एटम के बारे में बताया, चाहे उन्होंने कहीं से भी देखा हो, किसी की भी थ्योरी को ली होगी, जब उन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश करा दी तो जब भी हम एटम की थ्योरी की बात करेंगे डाल्टन का नाम जरूर आएगा। लेकिन डाल्टन पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने एटम के बारे में हमें बताया था। तो कौन थे वो? महर्षि कनड। क्या है साइंटिस्ट का नाम?
महर्षि कनड। इन्होंने सबसे पहले हमें एटम के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जब भी हम मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। हर चीज होता है, ठीक है। आप एक चौक ले लो, चौक को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दो, उसको फाइन पाउडर बना दो, लेकिन जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ऑफ कोर्स चौक का भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, तो वो क्या कहलाएगा उसका, वो उसका एटम कहलाएगा। कि जब हम मैटर को सबसे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं कि अब उस पार्टिकल से हम उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उस छोटी एंटिटी को क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। और हर एक मैटर एटम से मिलके बनता है। क्लियर? तो ये हमें महर्षि कनड ने बताया था। फिर इनके बाद काफ़ी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने लॉज दिए और वही लॉज हमें पढ़ना है। और 2 लॉ आपको 9th क्लास में पढ़ना है, और फिर 2 लॉ में 3 लॉ और ऐड कर दोगे तो टोटल 5 लॉ हो जाएंगे, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लॉ क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 2 साइंटिस्ट ने मिलके दिया और 2 थियरी है इसमें। कौन कौन से साइंटिस्ट है, पहले आप एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है J.L. प्राउस्ट, यानी कि जोसेफ एल प्राउस्ट एंड लेवोसियर। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके 2 थ्योरी दी है और उन दोनों थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ जो हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्लियर है? तो ये 2 लॉ के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, डन। अब हम जानेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में क्या है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट, TA नहीं आएगा, PORTIONS। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गिवन बाय लेवोसियर and J.L. प्राउस्ट। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गिवन बाय लेवोसियर। क्लियर है? एंड J.L. प्राउस्ट। सबसे पहले हम जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बहुत ही ज्यादा इजी है, आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर? जितना मास रिएक्टेंट में हमने लिया था उतना ही मास हमें प्रोडक्ट साइड में भी मिलेगा। यही कहता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां हम लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट लॉ ऑफ
conservation of mass state that mass can neither be create nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट रिमेन सेम. ओके, इट रिमेन सेम. एग्जाम्पल क्या है? हमने एक कोई A प्लस बी रिएक्टेंट लिया है और A प्लस बी रिएक्टेंट से हमें C प्रोडक्ट मिल रहा है. A अगर 5 ग्राम हमने लिया और B 4 ग्राम लिया और इन दोनों को मिला के प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? 11 ग्राम बनना चाहिए और 11 ग्राम ही बनेगा. अगर 11 ग्राम से कम बन रहा है, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन गलत है. इसीलिए देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि जब आप क्लास 10th में जाओगे और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जो हम रिएक्शन लिखते हैं ना, अगर उनका मास इक्वल नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ता है? उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है. ठीक है, और जब आप बैलेंस कर देते हो रिएक्शन को, तो जितना रिएक्टेंट साइड मास होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड भी मास हो जाता है. इसीलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जितना हमने रिएक्टेंट साइड लिया है मास, उतना ही हमें प्रोडक्ट साइड भी मिल रहा है. यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये क्लियर है? ये समझ आया? इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम सेकेंड लॉ पे चलेंगे. कर लिया नोट डाउन? अब नेक्स्ट लॉ है हमारा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कांस्टेंट प्रपोर्शन. हम डेफिनेट भी लिख सकते हैं और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं. अब इसमें क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन है. फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है? जिसमें जो एलिमेंट्स है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटर ले रहे हैं. ठीक है, क्या ले रहे हैं हम? वाटर, H2O. अब आपको पता है कि वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. अब मान लो आपको वाटर बनाना है और आपके पास बहुत सारा ऑक्सीजन है और कम हाइड्रोजन है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि जितना हाइड्रोजन है उतना यूज़ कर लिया और ज़्यादा ऑक्सीजन था तो उसको भी यूज़ कर लिया और अब ज़्यादा पानी बना पाओगे. तो ऐसे में क्या होगा कि H2O बनेगा ही नहीं, वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा. तो वाटर बनाने के लिए चाहे आपके पास कितना ही ऑक्सीजन क्यों ना हो, वाटर बनाने के लिए, 1 मोल वाटर बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. उसके अलावा अगर हमारे पास चाहे कम हो कोई चीज़ चाहे ज़्यादा हो, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. क्लियर है? तो यही हमें ये लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बताता है कि जो एलिमेंट्स है वो हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं, डेफिनेट रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट और यू कैन से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन स्टेट दैट एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास. The law of definite or constant proportion state that elements are always present in fixed ratio
by mass in a chemical reaction। ठीक है, हमेशा फिक्स रेशियो में ही रहेंगे, बाय मास इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे अभी वाटर की H2O, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 है। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का मास लिख रहे हैं। फिर ऑक्सीजन का मास, एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो रेशियो में अगर हमको कन्वर्ट करें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो वाटर का जो रेशियो बाय मास है वो हमेशा कितना रहेगा? 1:8 रहेगा। चाहे आप कहीं से भी पानी ले लो, टैप वाटर ले लो, मिनरल वाटर ले लो, डिस्टिल वाटर ले लो, गंदा पानी ले लो, कंटामिनेटेड वाटर जो है, कुछ भी कहीं से भी पानी ले लो, उनका जो कॉम्पोजिशन है, उनका जो रेशियो बाय मास है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो हमेशा कितना रहेगा? 1:8। क्लियर है? लेकिन अगर आपने कोशिश की कि आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन है, ज़्यादा हाइड्रोजन है और आप पानी बना रहे हो, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हो और आपने ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर दिया, तो वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मान लो आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, आपने क्या सोचा कि 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, 2 ऑक्सीजन लगा देते हैं। अब जब आप 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लगाओगे तो ये बन जाएगा H2O2। ये क्या है? H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस केमिकल है। तो ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन लगा देंगे, या फिर कम हाइड्रोजन होगा तो हम कम हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। अगर पानी बनाना है तो फिक्स रेशियो में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करना है। और अब देखो, अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 है, ठीक है, और ये 32 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1:16। क्लियर? जबकि पानी का कितना है? 1:8 है। तो ये गड़बड़ हो गया, इसलिए हमें रेशियो का ध्यान देना है। ओके, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है 810 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास 810 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। अब इतने वाटर में हमें बताना है कि हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा। तो इनका रेशियो क्या होता है? हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन 1x हम मान लेंगे, और ऑक्सीजन जो है वो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो क्या है? 1:8। और जब हम रेशियो का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह x आ जाता है। आपने मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। अब टोटल क्या है? 810 ग्राम इज इक्वल टू 9x। हमें x की वैल्यू निकालनी है पहले, तो x इज इक्वल टू 810 अपॉन 9। 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। क्लियर? अब हमें हाइड्रोजन निकालने के, हाइड्रोजन कितने ग्राम हमने यूज़ किया, तो 1 × 90, यानी कि उसमें 90 ग्राम तो हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो 8 × 90, तो 720 ग्राम इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें जितना भी गिवन वाटर दिया होगा उसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ये? फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। डन। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पोस्टुलेट्स लिखने के लिए आ जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इन्होंने जो अपनी थ्योरी ली है, वो जो बाकी साइंटिस्ट ने कुछ कुछ अपने वर्ड्स बोले थे एटम के बारे में, इन्होंने सबको कंबाइन करके अपनी थ्योरी बनाई है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि चाहे एलिमेंट हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, इन सब का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है?
उन सबका स्मॉलेस्ट यूनिट एटम कहलाता है। यही महर्षि कर्णद ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था, किसी भी मैटर को जब हम बहुत छोटे पार्टिकल्स उनके बना देंगे तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वही एटम कहलाता है। और सेम बात किसने बोली है, डाल्टन ने भी वही बात बोली है। ठीक है, तो इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसमें इन्होंने क्या कहा था, ऑल दी मैटर, मैटर में क्या है, ऑल दी मैटर एन एलिमेंट और एन कंपाउंड, ऑल दी मैटर एन एलिमेंट और कंपाउंड, चाहे एलिमेंट हो या फिर चाहे कंपाउंड हो या फिर और अ मिक्सचर, सबके सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सबके सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल के, सबके अंदर सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ, is composed of smallest particle, is composed of smallest particle called atom. ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या है, वन बाय वन हम सारे पोस्टुलेट्स देखेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या है एटम के बारे में, कि सबसे पहले ये है कि जो मैटर है, जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं सब के सब एटम से मिलके बनी है। वो छोटी पार्टिकल है, ठीक है, एटम को जोड़ के बाकी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ very tiny particle called atoms। सबसे छोटा और सबसे जो ये जो टाइनी पार्टिकल्स है वो क्या है, एटम है। ओके, एन एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मीन्स पहले क्या था डाल्टन के टाइम पे कि यहीं तक डेवलपमेंट हुआ था एटम का कि अब हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये माना गया था। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, थियरीज बनती गई, तब हमें पता चला कि हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। एटम के भी सब पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हो, जो कि हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्हीं सब के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसने प्रोटॉन डिस्कवर किया, किसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, तो ये सारी चीज़ें हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्या था कि पहले हमें नहीं पता था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल माना जाने लगा। ठीक है, कि हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। एटम्स आर individual particles which cannot be divisible further। ठीक है, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स है जिसको हम फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते, और ना ही एटम को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम जो कंजर्वेशन ऑफ मास में था वही थ्योरी इन्होंने भी अपने पोस्टुलेट्स में छाप दी कि ना ही हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो जितना है उतना ही रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो हम लिख दिया, एटम्स आर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, एटम कैन नॉट बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। क्लियर है, एटम्स
एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जैसे हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। करो इन दोनों पोस्टुलेट्स को फटाफट से। डन है? ओके, नाउ थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है? जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एटम क्या एक सिंगल एंटिटी है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम, नाइट्रोजन एटम। तो वो जो एटम है, हर एक आइडेंटिकल एटम का एक स्पेसिफिक मास होता है। मींस हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का अपना अपना एक अलग अलग मास होता है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट्स हम क्या लिखेंगे? थर्ड पोस्टुलेट्स यहां से हमारा हो जाएगा एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। Atom of a given element are identical in mass and chemical properties. Identical in mass and chemical properties. जैसे कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हीलियम का मास 2 हो जाएगा। ये अलग अलग, ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल एटम्स है, तो इनके जो मास है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सब भी अलग अलग होंगी, कभी भी सेम नहीं हो सकती है। क्लियर है? एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ, atom of different atom of different different atom have different mass and have different properties. ठीक है, जो भी हाइड्रोजन और हीलियम वाले बताया था। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। ओके, अब फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या है? जो कंपाउंड होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए सारे रेशियोज कैसे होने चाहिए? सारे रेशियोज फिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या हो जाएगा? एटम कंबाइन इन अ रेशियो, एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। एटम हमेशा किस में कंबाइन होते हैं? फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। फिक्स रेशियो होल नंबर, फिक्स रेशियो होल नंबर टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे? तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। फिक्स रेशियो होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। क्लियर है? नाउ सिक्स पोस्टुलेट्स क्या हो जाएगा इसका? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, द relative number and kind of atom, the relative number and kind of atom are constant in a given compound. Kind of atom are constant in a given compound. यानी कि जो भी हमने एक कंपाउंड बना दिया है उसमें जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो एटम है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? फिक्स रहेंगे। ठीक है, चाहे हमने CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, NO2 ले लिया, ठीक है, CH4 ले लिया, तो इनके जो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, इनमें जो एलिमेंट्स हमने यूज किया है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन रहेंगे।
क्लियर है? अभी जो भी हमने पोस्टुलेट्स पढ़ा कि सेम element or same atom have same properties, same atomic mass, different element have different property and different मास नंबर, ये सारी चीज़ें क्या है, बाद में जाके इनमें लिमिटेशंस आ गई, मतलब ये सारी चीज़ें गलत हो गई। गलत कैसे हो गई? जब आइसोटोप्स, आइसोबार आ गया तो उसमें क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार में इनमें सेम एलिमेंट रहता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, या फिर सेम एलिमेंट है, एटॉमिक मास सेम है। तो यहाँ पे जो दो पोस्टुलेट्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से आइटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट आइटम हैव डिफरेंट मास एंड हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं ये लिमिटेशन में बदल गए। प्लस एक और पॉइंट है, कौन सा, कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये भी एक क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ये भी सॉरी एक्सेप्शन नहीं, ये एक लिमिटेशन हो गया। लिमिटेशन कैसे? क्योंकि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आपकी बुक में लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए मैंने लिमिटेशन नहीं लिखा है, ना ही लिखवाऊंगी अभी, बट मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको पता रहे कि जो 6 पोस्टुलेट्स पढ़े अभी हमने, उसमें से 3 पोस्टुलेट्स गलत हैं। क्लियर है? ओके तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। बाकी जो एटम के बारे में और जानेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में, उनका साइज कितना होता है, और पहले के टाइम पे डाल्टन ने क्या सिंबल्स दिए थे एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।